गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 9.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं और आज एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 18 तक हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। 19 आप देखिए, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है तो 30 सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड changes at a constant rate if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of the balloon after 30 seconds. अब कोई बैलून है, उसमें हवा भराई जा रही है तो निश्चित ही कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और एक निश्चित रेट से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बढ़ रहा है। उसका वॉल्यूम जिसपे उसको इन्फ्लेटेड किया जा रहा है, गुब्बारे में हवा भरी जा रही है और एक कांस्टेंट रेट से भरी जा रही है तो निश्चित ही वॉल्यूम बढ़ेगा। परंतु वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज जो है, वॉल्यूम में परिवर्तन की दर, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं। माना गुब्बारे की त्रिज्या r है किसी टाइम t पर। लेट द रेडियस ऑफ द बैलून इज r, देन वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज, बैलून का आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बैलून v इज इक्वल टू, आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। आपके पास गुब्बारे का आयतन आ गया, कितना आयतन आया गुब्बारे का, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वॉल्यूम आपका रेट ऑफ चेंज, गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर कांस्टेंट है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, सॉरी रेट ऑफ चेंज निकाल लीजिए वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे हवा जाएगी तो जैसे टाइम चेंज हो रहा है इसका वॉल्यूम भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऑन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, dv/dt इज इक्वल टू d/dt 4/3 पाई r क्यूब। या डिस्टेंस, दिस इंप्लाइज दैट, कितना हो गया ये, dv/dt में भी रिटर्न एज 4/3 पाई, तो आपका कांस्टेंट है, और आप लिख दीजिए d/dt आपके पास r क्यूब। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, dv/dt इज इक्वल टू 4π/3 इंटू आर क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो 3r², आर क्यूब का 3r² और आर का हो जाएगा रेस्टोरेंट dr/dt हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो दिस में भी रिटर्न एज dv/dt इज इक्वल टू 4πr² dr/dt। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है बैलून का, गुब्बारे का आयतन की परिवर्तन की दर, ये आपको दे रखा है dv/dt इज कांस्टेंट, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, गिवन दैट dv/dt इज इक्वल टू k, कांस्टेंट, ये आपको दे रखा है। बैलून का वॉल्यूम कांस्टेंट रेट से बदल रहा है, dv/dt इज k। तो अब आप देखिए, dv/dt की जगह मैं k रख देता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 4πr² dr/dt इज इक्वल टू, कितना हो रहा है, 4πr² dr/dt इज इक्वल टू, आपके पास आ गया dv/dt, जैसे आपके पास k है, तो अब इसको इंटीग्रेट करिए, दिस इंप्लाइज दैट r², इसको मैं लिख देता हूं, देखिए
आप इसको लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या हमको मिलेगा रेस्टेंट? इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू के डी टी। दिस इंप्लाइज दैट 4 पाई बाहर ले लीजिए, आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू के डी टी। ऐसा आप कर लीजिए, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लीजिए डिस्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कितना आएगा हमारे पास? देखिए किसी टाइम पर आपको निकालना क्या है, इसके रेडियस निकालने। आई थिंक आपको फाइंड द रेडियस, ठीक है, रेडियस चाहिए आपको। तो इसको इंटीग्रेट करिए, देखिए कितना आएगा। देखिए डिस्टेंस कितना आता है हमारे पास। इसका इंटीग्रेशन करिए 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू के डी टी। दिस इंप्लाइज दैट 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन करिए आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें दो कांस्टेंट है, के बी और सी बी। सी तो आर्बिट्री कांस्टेंट है ही है, के बी कांस्टेंट लिया था हमने। अब इन दो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो कंडीशन हमें दी हुई होंगी, ठीक है। आपके पास दिया हुआ है, आपके पास दो कंडीशन दे रखी है। स्थिर गति से यदि आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई, आरंभ मीन्स एट टी इज इक्वल टू 0। आरंभ में, प्रारंभ में टाइम टी हो जाएगा, टाइम टी 0 हो जाएगा और रेडियस उस टाइम पर कितनी दे रखी है आपको? 3 दी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो वैल्यू पुट कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 4/3 इंटू आर क्यू मीन्स 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। टी तो 0 हो जाएगा, टी 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो सी हो गया। तो हमारे पास सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 पाई हो गया, ठीक है। अब इस सी की वैल्यू को आप यहां पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन इसको 2 कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट विल फाइंड? 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई। ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अभी के की वैल्यू भी चाहिए, कंडीशन और रखी है, ठीक है। क्या दी हुई है? 3 सेकेंड बाद 6 इकाई, मतलब आफ्टर 3 सेकेंड। जब इनिशियल में, प्रारंभ में टी इक्वल टू 0, टाइम 0 है तो रेडियस 3 है। 3 सेकेंड में जब टाइम 3 सेकेंड हो जाएगा तो रेडियस 6 सेकेंड हो जाएगी। तो अब इस ये जो इक्वेशन है इसमें टी इक्वल टू 3 करिए। टाइम टी कितना है? 3 है और उस समय रेडियस आपकी 6 है। तो टी इक्वल टू 3 और आर इक्वल टू 6 रखेंगे तो मेरे पास के की वैल्यू भी आ जाएगी। देखिए दोस्तों अभी कितना हो रहा है, देखिए आप कितना आएगा। ये हो गया आपके पास 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई एट टी इज इक्वल टू 3 आर इज इक्वल टू 6। दूसरी कंडीशन ये है, जब टाइम 3 सेकेंड बाद देखा बैलून के लिए, 3 सेकेंड बाद उसमें कंटिन्यू हवा भर रहा है ना, तो 3 सेकेंड बाद रेडियस कितनी हो गई इसकी? 6 सेंटीमीटर हो गई। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, 4 पाई आर की जगह 6 कर लीजिए, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू के टी मीन्स 3, टाइम ये है और ये 36 पाई। इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई इंटू
72, ठीक है, -36 पाई इज इक्वल टू 3K। तो आपके पास कितना रह जा रहा है ये 3K इज इक्वल टू 288 minus 36 pi. This implies that K is equal to 2 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया बाई 3, पाई भी आएगा साथ में और इसी से आप कैंसिल करेंगे 84 पाई हो गया। आपके पास K की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 84 पाई आ गया, ठीक है। अब K की वैल्यू आप यहाँ रख लीजिए। आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर K की वैल्यू कितने कर देंगे 84 पाई आप रख देंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आप देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन किस ढंग से आ गई है, देखिए क्योंकि मुझे आप कांस्टेंट जो दो कांस्टेंट है ना उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो दो हैं उन दो कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास निकल गया है, इट मींस दिस इंप्लाइज दैट 4 पाई r क्यूब बाई 3 is equal to K. K means 84 pi T plus 36 pi. ये आ गया स्टेट 84 pi T plus 36 pi. अब क्या करेंगे, अब आप देखिए सॉल्व करना है ये आपने, किसी टाइम पर आपको रेडियस चाहिए, ठीक है, रेडियस का चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 4 पाई r क्यूब में भी रिटर्न एज 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 252 हो जाएगा, ठीक है, पाई t प्लस 108 पाई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा ये 20, अब ये आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 252 पाई टी प्लस 108 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है स्टूडेंट। अब आप 4 पाई कॉमन ले लीजिए, यहां से 4 पाई आपने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा ये आपके पास कितना बचेगा 63 पाई हो जाएगा, 63 पाई टी प्लस 27 पाई, पाई बाहर ले गए तो 27 हो गए केवल, डिवाइडेड बाई 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, यहाँ भी पाई नहीं आएगा, पाई बाहर हो गया, पाई मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो 63t प्लस 27 हो गया। तो आपके पास आया कितना, अब आर की वैल्यू सॉल्व होकर के यहाँ पर आ गई स्टूडेंट, देखिए आप आर हमारे पास सॉल्व होकर के क्या आ रहा है, आर क्यूब आपके पास आ गया 63t प्लस 27। तो आर कितना हो जाएगा 63t प्लस 27 टू द पावर 1/3। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ द बैलून, गुब्बारे का रेडियस कितने हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल टू 63t प्लस 27 टू द पावर 1/3। बस ऐसे करना था। और आप देख रहे हैं सीधे आर क्या है, सीधा टी का फंक्शन है, जैसे जैसे बैलून में हवा भराई जाएगी, हवा बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे उसकी रेडियस बढ़ती जाए। बस इस टाइप से इक्वेशन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं स्टूडेंट, देखिए किस ढंग से सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन जो अब आ रहा है एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे, इसमें हमको वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप देखिए
देखिए डिस्टेंट, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिकी दर से होती है। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में रुपये 1000 जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% per year. An amount of ₹1000 is deposited with this bank. How much will its worth after 10 years? और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यदि मैं बैंक में किसी टाइम पर माना मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है? P है किसी टाइम पर। ठीक है, किसी टाइम पर प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं? मूलधन को क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं। ठीक है, तो dp बाई dt कितना हो गया? dp बाई dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, मूलधन के परिवर्तन की दर, dp बाई dt। ये क्या कह रहा है आपसे? किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। मूलधन में वृद्धि कितना? 5%, 5/100 इस रेट से होती है। dp बाई dt इज इक्वल टू 5/100 p। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डिस्टेंट? dp बाई dt इज इक्वल टू 0.05 p हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट dp बाई p इज इक्वल टू 0.05 dt। ठीक है, इंटीग्रेट कर लीजिए। dp बाई p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0.05 dt। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डिस्टेंट? dp बाई p इज इक्वल टू 0.05 कॉन्स्टेंट है, इसको इस रूप में लिख लीजिए। ठीक है, और दिस में भी रिटर्न एज, अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। डिस्टेंट कितना हो जाएगा? देखिए dp बाई p कितना होगा? इंटीग्रेशन log p। आप इंटीग्रेशन को बढ़िया सा कर लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आसान हो जाएगा करने के लिए। log p 0.05 dt का इंटीग्रेशन आपका t प्लस log c, जहां ये log c कांस्टेंट है। c क्या है? ये पूरा मैंने कांस्टेंट के रूप में ले लिया। कांस्टेंट को आप जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना डिस्टेंट कैसे हो जाएगा ये देखिए। दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ p माइनस log ऑफ c इज इक्वल टू आपके पास हो गया 0.05 t हो गया डिस्टेंट। ठीक हो गया। इसको आप और क्या कर सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं log p बाई c, log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई b इज इक्वल टू 0.05 t। दिस इंप्लाइज दैट p बाई c इज इक्वल टू e टू द पावर इतना हो जाएगा। ठीक है, log समथिंग इज इक्वल टू कुछ अमाउंट है, तो log यदि हटाना है तो इसका एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो p बाई c कैसे निकल गया? एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट p की वैल्यू कितनी आएगी? c e टू द पावर 0.05 t। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको दे रखा है कि 5% के रेट से प्रिंसिपल मूलधन में चेंज हो रहा है। तो p क्या मान रखा हमने? प्रिंसिपल मूलधन माना हुआ है, तो इसका 5% इतना चेंज हुआ। ठीक है, और उस ढंग से देखा जाए डिफरेंशिएशन के हिसाब से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? dp बाई dt। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, p इक्वल टू आपका 11। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए इस बैंक में रुपये 1000 जमा कराए जाते हैं। इनिशियल में देखिए प्रारंभ में, ठीक, प्रारंभ में
प्रारंभ में, एट इनिशियल मतलब प्रारंभ में, जब शुरुआत की बात है, P इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 1000। आपने उसमें 1000 रुपये जमा कराए, ठीक है। तो जमा करते समय तो कुछ टाइम हुआ नहीं है, तो T 0 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू कर लीजिए, C की वैल्यू निकालने के लिए P इक्वल टू 1000 आपके पास आ गया, C e टू द पावर 0, P 0 है ना आपका, e टू द पावर 0, ये तो 1 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 1000 आपके पास आ गया। जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो आर्बिट्रेरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1000 हो गई। तो हमारे पास यहां पर इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास हो जाएगी। देखिए कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, क्या बन जाएगा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप निकाल सकते हैं। यहां पर आपके पास आ गया P इज इक्वल टू C मीन्स 1000, C की वैल्यू आपको 1000 है, तो C की जगह मैंने रख दिया e टू द पावर 0.05 T आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आपसे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, एट T इज इक्वल टू 10 ईयर्स, 10 वर्षों के बाद। अब देखो जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट डायरेक्ट फंक्शन आपका T, देखिए एक्सपोनेंशियल पावर T की है, तो T इक्वल टू 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जैसे जैसे वैल्यू T की बढ़ती जाएगी ये P बढ़ता जाएगा। तो T इक्वल टू 10 ईयर पे देखना है P की वैल्यू कितनी होती है, प्रिंसिपल कितना बढ़ गया, P e टू द पावर 0.5 इंटू T मीन्स 10, तो P इज इक्वल टू 1000 इंटू e टू द पावर 0.5, और e टू द पावर 0.5 डिस्टेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, e टू द पावर 0.5 आपको दिया है 1.648, P इज इक्वल टू 1000 1.648, तो P कितना बन गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन गया ₹1648। 10 वर्षों के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, 1648, ठीक है स्टूडेंट। हाउ मच विल बी द वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, ये अमाउंट हो जाएगी। तो आफ्टर 10 ईयर्स जो 1000 रुपये जमा की थी बैंक में, ठीक है, वो कितना हो गया, 1648 रुपीज। आफ्टर 10 ईयर्स द वर्थ इज रुपीज, आपके पास आ गया 1648। इस टाइप से डिस्टेंट ये काम करना है, ठीक हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इसको देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्यूशन के तरीके समझ रहे हैं, ये सब वेरिएबल सेपरेबल से कर रहे हैं आप। एक तरफ एक वेरिएबल को ले रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे वेरिएबल को ले रहे हैं, और वेरिएबल सेपरेबल के बाद वेरिएबल जब सेपरेट हो जा रहे हैं तो उसके बाद उनको क्या कर रहे हैं आप, इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, बस ये अंडरस्टैंड, इस टाइप से करना है, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अंडरस्टैंड क्या है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इस समय उत्तराखंड बोर्ड में 6 मार्क्स का पूछा गया था। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी जीवाणु समूह में जीवाणु की संख्या 1 लाख है, 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, कितने घंटों में जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है, ठीक है। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। इनिशियली बैक्टीरिया काउंट कितना है, 1 लाख है,
द नंबर इज increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of the bacteria is proportional to the number present? ठीक है, बैक्टीरिया के रेट ऑफ चेंज, ठीक है, तो किसी टाइम टी में मान लेते हैं, किसी टाइम टी पर क्वेश्चन नंबर 22 बोर्ड में भी पूछा गया इस समय क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो आप इसको ध्यान से देखिए। माना समय टी समय पर, माना टी समय पर बैक्टीरिया की संख्या, बैक्टीरिया की संख्या y है, y। Let at time t the total number of bacteria are y, ठीक है। तो आप क्या करें, ये क्या करें कि ये आपसे कह रहे हैं कि जीवाणु की वृद्धि की दर, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, y किसी टाइम पर t है तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। y किसी टाइम पर बैक्टीरिया की संख्या है तो टाइम टी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे टाइम चेंज हो रहा है बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि हो रही है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या की समानुपाती है। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, डिवाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। किसी टाइम पर बैक्टीरिया की संख्या में जो चेंज हो रहा है वो समानुपाती है किसके, बैक्टीरिया की संख्या की, तो डिवाइड बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू y। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आप कांस्टेंट यूज करते हैं ky, ऐसा तो करते हैं, वेयर k इज द कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy बाय y इज इक्वल टू k dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, dy बाय y इज इक्वल टू k dt प्लस c, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा ये dy बाई y, आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसको तो कर दीजिए log y इज इक्वल टू के टी प्लस सी। एक आपके पास इक्वेशन आ गई, log y किसी टाइम t पर बैक्टीरिया की संख्या इस रेट से चेंज हुई, log y इज इक्वल टू के टी प्लस सी आर। अब इनिशियली देखिए एट t इज इक्वल टू 0, माना टाइम t पर शुरुआत में आपके पास कितने बैक्टीरिया थे, माना बैक्टीरिया की संख्या y0 है, when t इज इक्वल टू 0, इनिशियल प्रारंभ में जब स्टडी शुरू हुई उस समय t इज इक्वल टू 0, टाइम 0 पे जब प्रारंभ हो रहा है, काम प्रारंभ हो रहा है, बैक्टीरियाओं का रेट ऑफ चेंज देखने का काम प्रारंभ हो रहा है, t इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल में बैक्टीरिया आपके क्या थे, y इक्वल टू 0 थे, तो यहाँ t इक्वल टू 0 कर लीजिए, y की जगह पे y0 हो जाएगा, तो log y0 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा c, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब c की वैल्यू log y हो गया, तो यहाँ रख लीजिए c की वैल्यू कितने हो जाएगा डिस्टेंस ये आपके पास हो गया, दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ y इज इक्वल टू के टी प्लस log y0, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, log y माइनस log y0 इज इक्वल टू के टी, दिस इंप्लाइज दैट log y बाई y0 इज इक्वल टू के टी। एक इक्वेशन आपके पास आ गई कि log y ओवर y0 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, के टी, ठीक होगी। अभी क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक कंडीशन आपको और दे रखी है, 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10% इन 2 आवर्स। अब एट t इज इक्वल टू 2, y कितना हो रहा है, y 2% बढ़ जा रहा है, ठीक है। 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, y0 प्लस y0 इंटू 10, ठीक है। इनिशियल कितना था
y0 से स्टार्ट हुआ था, 2 घंटे में कितना बढ़ रहे हैं, इतना तो बढ़ गए, और ये इनिशियल में थे, प्रारंभ में थे, तो 2 घंटे बाद कितनी संख्या हो जाएगी, y=y0 प्लस y0 इंटू 10/100, इतना तो बढ़ गया ना 10%, और इनिशियल प्रारंभ में इतना था, तो कितने हो गए 2 घंटे बाद, y=y0 प्लस ये आपका हो गया y0/10, और इसको दे सकते हैं आप 11/10 y0, दिस इंप्लाइज दैट y/y0 इज इक्वल टू 11/10। तो एक हमारे पास इक्वेशन ये बन गया आपके पास, y/y0 कितना हो जाएगा 11/10 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसको भी मैं रिप्लेस करके लिख दूंगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, मेरे पास y/y0 आपका 11/10 है, ठीक है स्टूडेंट। तो वैल्यू पुट कर लीजिए आप, कितना हो गया ये जो इक्वेशन मेरे पास है, ये वाली, कौन सी वाली, ये ठीक है। यहां y/y0 11/10 कर लीजिए, log 11/10 y0 11/10, ठीक है। y/y0 की वैल्यू क्या है, 11/10 है ना, 11/10 है, y/y0 11/10 है, तो यहां रख रहा हूं log 11/10 इज इक्वल टू कितना होगा जस्ट kt, ठीक हो गया। अब टाइम क्या था आपके पास, टाइम t इज इक्वल टू 2 आवर के बाद स्थिति थी ये, 2 आवर के बाद y/y0 आपका इतना हो गया, तो यहां पर t भी आपका 2 हो जाएगा भाई, 2 आवर के बाद, ठीक है। ये y/y0 कितना हो गया 11/10 हो गया, तो y/y0 को मैंने 11/10 किया, और t आपका कितना हो गया 2, तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगा इस टाइम, k इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 11/10, ठीक है। तो अब आपके पास k की वैल्यू आ गई, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k है, जो कांस्टेंट माना हुआ था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहां पर k की वैल्यू यहां से कर लीजिए, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, अब दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ, इक्वेशन बन जाएगी, इसको लिख दीजिए आप, कितना हो रहा है, log ऑफ y/y0 इज इक्वल टू k मीन्स 1/2 log ऑफ 11/10 t हो गए, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो t आपका कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू, ये मैंने कितना रखा है, y/y0 तो आपका 11/10 ही है, ठीक है। तो इसको भी 11/10 कर लीजिए, इसको 11/10 कर लीजिए, तो वैल्यू निकली हुई है ना, तो log ऑफ 11/10 इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 t, या log y/y0 हुआ ना आपका ये, ठीक है। चलिए ठीक है, वो इसको रहने दीजिए, क्योंकि आपने वैल्यू किसकी रखनी है, आपने इस पे वैल्यू रखनी है किसकी, देखो स्टूडेंट, किसकी वैल्यू रखनी है, हमारे पास वैल्यू k की निकल गई ना, k की वैल्यू निकली हुई है, तो ये जो इक्वेशन आपके पास है, यहाँ k की वैल्यू रखी, log y/y0 इज इक्वल टू 1/2, k की वैल्यू आई ये, तो t आपका कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 log y/y0 डिवाइडेड बाई कितना, log 11/10 हो जाएगा, 2 log y/y0, ठीक है, log y/y0, ये आपका इतना आ गया। अब आप देखिए t समय में क्या हो रहा है, कितने घंटों के बाद जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, कितने घंटे बाद जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। अब आप देखिए इनिशियल कितना था, y0 आपका 1 लाख था, ये तो कह रहा है प्रारंभ में जीवाणुओं की संख्या कितनी थी, प्रारंभ में जीवाणुओं की संख्या थी 1 लाख, ठीक है। when t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t है, माना t समय में जीवाणु कितने हो गए, 2 लाख हो गए,
इनिशियल तो 1 लाख थे, माना टी टाइम में ये आपके पास कितने होंगे, 2 लाख हो गए। ठीक है दोस्तों, तो y की वैल्यू आप 2 लाख कर लीजिए, y0 आप 1 लाख कर लीजिए, तो निकल जाएगा कि टाइम निकल जाएगा, टाइम आया ना, t इज इक्वल टू दिस आया, मतलब टाइम की वैल्यू ये होगी। ठीक हो गया। अब y0 मैं यहां से निकाल दूंगा, मुझे चाहिए टी समय के बाद किसी समय में कह रहे हैं कि वो टाइम निकालिए जिसमें जीवाणु 1 लाख से बढ़ करके, बैक्टीरिया की संख्या 1 लाख से बढ़ करके 2 लाख होगी, तो मानो वो टाइम आपका टी है। ठीक है, टी टाइम में y/y0 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होता है आप देखिए, इसको देखिए स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ गया, यहां पर मेरे पास यहां से क्या आ रहा है, y@t टाइम t में y/y0 आपका हो गया डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, y/y0 इज इक्वल टू कितना होगा, 2। ठीक है, तो t की वैल्यू कितने हो गई, कितने समय बाद, ये आपके पास आ गया 2 log 2, y/y0 की जगह 2 ओवर log 11/10। ये कैलकुलेट करके जितना आएगा, इतने समय के बाद बैक्टीरियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी डियर फ्रेंड, बैक्टीरियाओं की संख्या जस्ट डबल हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, 1 लाख से कितने बन जाएंगे, वो 2 लाख बन जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज क्लास कंप्लीट हो गई है। अब हम अगला जो लेक्चर करेंगे वो करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।